जी, तो जनाब अभी कुछ वीडियोस में हम लोग बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें और उसमें हमने देखा है कि उसको किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। अब जरा हम चीज़ों को इकट्ठा कर लें, रिजुविनेट कर लें अपने कॉन्सेप्ट को। तो सबसे पहले अगर हम बात करें बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की, तो इसका जो क्राइटेरिया है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर इसका क्राइटेरिया फॉलो होगा तो हम लोग बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन लगाएंगे, अदरवाइज हम लोग बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं लगाएंगे। तो इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है वो ये है कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है ये रिमेन्स सेम, ये सेम रहती है ओवर द ट्रायल्स। एक्सपेरिमेंट जब आपने परफॉर्म किया है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस सेम रहनी चाहिए, यानी कि आप कॉइन टॉस कर रहे हो, जितनी दफा मर्जी कॉइन टॉस करो, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, फॉर एग्जांपल अगर आपकी सक्सेस है कि हेड आ जाए तो हेड की प्रोबेबिलिटी हमेशा 1/2 1/2 1/2 ही रहेगी, राइट। इट इज नॉट गोइंग टू चेंज। जैसे कि हम लोगों ने जब इस बेसिक क्राइटेरिया को डिस्कस कर रहे थे तो हमने किंग की एग्जांपल ली थी कि अगर किंग विदाउट रिप्लेसमेंट कर रहे हो। इसी एक बात को कहने का एक और तरीका है, वो ये है कि जनाब एक्सपेरिमेंट्स आर इंडिपेंडेंट। ठीक है जी, जितने भी एक्सपेरिमेंट्स आप परफॉर्म कर रहे हैं वो इंडिपेंडेंट हैं, यानी कि एक के परफॉर्म होने से या एक के आउटकम से दूसरे के आउटकम पर फर्क नहीं पड़ रहा। इसी एक बात को कहने का एक और तरीका भी है, वो ये है कि एक्सपेरिमेंट्स आर परफॉर्म्ड विद रिप्लेसमेंट। विद रिप्लेसमेंट या विदाउट रिप्लेसमेंट का जो कॉन्सेप्ट है हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था कि डाइस के अंदर और कोइन के अंदर तो विदाउट रिप्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट होता ही नहीं है। यानी कि हम ये नहीं कह सकते कि मैंने डाइस रोल किया, डाइस पे 6 आ गया तो मैं चुरी से 6 काट के अपनी जेब में नहीं रख सकता और अगली दफा 5 आउटकम्स नहीं होंगे, अगली दफा भी हमेशा 6 ही आउटकम्स होंगे। सिमिलरली मैं अगर कॉइन टॉस करता हूँ, हेड आ जाए तो मैं ये नहीं कह सकता कि हेड तो मेरा है तो अगली दफा हेड नहीं सिर्फ एक ही आउटकम होगा, यानी कि ऐसे नहीं होता। जब आप चीज़ों के अंदर से चीज़ें सेलेक्ट करते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल डेक ऑफ कार्ड से कार्ड सेलेक्ट कर लिए, लोगों में से एक बंदा सेलेक्ट कर लिया, फ्लावर्स में से एक फूल सेलेक्ट कर लिया, तो वहाँ पे एक सवाल अराइज होता है कि ये विद रिप्लेसमेंट है या विदाउट रिप्लेसमेंट है। तो जो आपके एक्सपेरिमेंट्स विद रिप्लेसमेंट होते हैं उनमें प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस रिमेन सेम, यानी कि वो इंडिपेंडेंट एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। तो ये तीनों एक दूसरे के मुतरादिफ हैं, ये सिनोनिम्स हैं, ये एक ही क्राइटेरिया है जिसको आपने एक्सप्लेन किया है। फिर हमने यहाँ पे जो दूसरी बात की थी वो ये थी कि नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट शुड बी लेस देन 20 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस शुड बी एट लीस्ट ग्रेटर देन 0.05, राइट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस 5% से बड़ी होनी चाहिए और नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट 20 से छोटी होनी चाहिए। अच्छा, इसके बारे में मैंने कहा था कि ये जनाब इतना स्ट्रॉन्ग क्राइटेरिया नहीं है। जब इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स आने लगते हैं तो हम इनको बाइनोमियल तरीके से भी कर सकते हैं, हम इनको नॉर्मल के तरीके से भी कर सकते हैं। तो दिस इज द ग्रे एरिया, दिस इज द ग्रे एरिया। इस ग्रे एरिया में हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, हम लोग बाइनोमियल का फॉर्मूला लगा सकते हैं या नॉर्मल का फॉर्मूला लगा सकते हैं। दिस इज व्हाट वी कॉल बाइनोमियल अप्रॉक्सिमेशन टू नॉर्मल, राइट। सही है जनाब। इसके बाद हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। प्रॉपर्टीज में हमने सबसे पहले ये देखा था कि जो नंबर ऑफ ट्रायल्स होते हैं एंड दे आर ऑलवेज फिक्स्ड, ठीक है, दिस कैन बी ए क्राइटेरिया। लेकिन जब हम लोग क्वेश्चन की बात कर रहे होते हैं तो नंबर ऑफ ट्रायल्स हमेशा फिक्स ही होते हैं। दिस इज नॉट ए वेरी डिसाइसिव क्राइटेरिया। नंबर ऑफ ट्रायल्स यानी कि जितनी दफ़ा आपने एक एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया है वो सेम होनी चाहिए, फिक्स होनी चाहिए। यानी कि ऐसे नहीं हो सकता कि हम लोग प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर रहे हैं और हम कहते हैं कि एक दफ़ा हमने 5 घरों से पूछा है, अब हम 7 घरों से पूछे हैं। तो इस तरह की चीज़ों को ये बाइनोमियल फॉर्मूला जो है वो मतलब कवर नहीं करता है, राइट। दिस इज द प्रॉपर्टी नंबर 1। देन फिर हम लोगों ने बात की थी कि जो एक्स है, पॉसिबल आउटकम्स, अगर हम इसको देखें तो ये 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, अप टू n हो सकता है। दिस कैन नॉट बी ग्रेटर देन n, ठीक है जी। हाँ, x n के इक्वल हो सकता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि क्या बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर x n के इक्वल हो सकता है, हम कहते हैं जी बिल्कुल हो सकता है। अगर आपसे पूछा जाए क्या x n से बड़ा हो सकता है, तो हम लोग कहेंगे कि नहीं, x n से बड़ा नहीं हो सकता, दिस इज नॉट पॉसिबल। क्या x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू n हो सकता है? जी बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें दो कंडीशंस हैं, इक्वल टू भी है और ग्रेटर देन भी है। x इक्वल टू तो हो सकता है, ग्रेटर देन नहीं हो सकता। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि x इज लेस देन इक्वल टू n, तो हम कहेंगे हाँ जी बिल्कुल, दिस इज द ट्रू स्टेटमेंट कि x n से छोटा हो सकता है या उसके इक्वल हो सकता है। या अगर हम बात करें कि पॉसिबल आउटकम्स, तो वो 0 से स्टार्ट होकर मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स तक ही जा सकते हैं, उसके अलावा आपके पास सक्सेस एक्सपेरिमेंट से ज्यादा नहीं आ सकती। फॉर एग्जांपल, आपने 4 मैचेस एक टीम ने दूसरी टीम के साथ खेले हैं, तो वो टीम ज्यादा से ज्यादा 4 दफा जीत सकती है, वो 5 दफा जीत नहीं सकती है, राइट। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। अच्छा, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जो चीजें फिक्स रहती हैं, कुछ चीजों के बारे में हमने बात की थी अपनी पिछली वीडियो में कि ये चीजें तो चेंज ही नहीं होनी है, n और p। ये n और p इसके दो पैरामीटर्स हैं, इनको हम पैरामीटर्स कह सकते हैं। पैरामीटर्स आर द थिंग्स व्हिच डिफाइंस योर एक्सपेरिमेंट। जो आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं उसको वो एक्सप्लेन करता है। तो इसके दो पैरामीटर्स हैं, n एंड p, ठीक है जी। n इज द टोटल नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स एंड p इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन सिंगल एक्सपेरिमेंट। ये इसके पैरामीटर्स हैं। ये वो चीजें होती हैं जो कभी भी चेंज नहीं होती हैं। फॉर एग्जांपल, हम लोग कैलकुलेशन कर रहे थे, हमने कहा कि जनाब हमारे पास इस क्वेश्चन में n 5 है और p 0.8 है। उसने कहा जी नो फैमिली। हमने कहा कोई बात नहीं, x इज इक्वल टू 0 रख लें, n इज इक्वल टू 5 रख लें, p इज इक्वल टू 0.8 रख लें और सॉल्व कर लें। जब आप इस तरह से करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। उसने कहा जी एक फैमिली, हमने कहा कोई मसला नहीं, x इज इक्वल टू 1 रख लें, n और p वही सेम रख लें। तो हम इस तरह से सॉल्व कर रहे थे। आई होप कि आपको अंदाजा हो गया होगा कि पैरामीटर्स क्या होते हैं। पैरामीटर्स वो चीज़ होती हैं जो आपके एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन कर रही होती हैं, एक्सपेरिमेंट को रिप्रेजेंट कर रही होती हैं, एंड दे आर नॉट गोइंग टू चेंज, राइट। अच्छा, एक बड़ी मजे की और बड़ी फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है कि जितने भी आउटकम्स हैं, ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एक्सपेरिमेंट कैन बी डिवाइडेड, ऑल पॉसिबल आउटकम्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू सक्सेस एंड फेलियर। यानी कि या तो सक्सेस होगी या फेलियर होगा, देयर इज नो न्यूट्रल आउटकम। इसीलिए तो हम सक्सेस की प्रोबेबिलिटी को p कह रहे थे और फेलियर की प्रोबेबिलिटी को q यानी कि 1 - p कह रहे थे, ठीक है जी। तो हमारे पास
Q इज इक्वल टू 1 माइनस पी आया। यहाँ अगर हम P की बात करेंगे तो ये 1 माइनस क्यू के इक्वल होगा, या हम कह सकते हैं कि अगर हम P और Q को ऐड करें तो 1 के इक्वल आंसर आ जाएगा। यानी कि जब आप इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे तो जिस चीज़ की प्रोबेबिलिटी आपको चाहिए वो P होगी, और उसके अलावा जो कुछ भी है दैट विल बी कॉल्ड फेलियर, और उसकी प्रोबेबिलिटी Q होगी, राइट। फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने बात की थी कि जनाब उसने 5 दफ़ा कॉल्स किया, तो कॉल्स के 2 पॉसिबल आउटकम्स हैं, एक को हम P कहते हैं, एक को हम Q कहते हैं। P इज कि उसको यस आंसर आ जाए, और Q इज कि उसको नो का आंसर आ जाए। सिमिलरली हमने कहा कि हमने घर वालों से पूछा कि भाई साहब आपके पास गाड़ी है कि नहीं है, तो ये आस्क द क्वेश्चन, या तो यस का आंसर आ सकता है या नो का आंसर आ सकता है। देयर इज नो अदर पॉसिबल आउटकम। यस मींस सक्सेस एंड नो मींस फेलियर, राइट। तो दिस प्रॉपर्टी स्टेट्स दैट कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर इसको बाइनोमियल कहते ही इसलिए हैं, देखें अगर आप गौर से देखें बाइनोमियल, तो मैं कह सकता हूँ कि बाई स्टैंड्स फॉर टू एंड नोमियल मींस वैल्यूज। ये दो वैल्यूज पर मुश्तमिल होता है। वन वैल्यू इज सक्सेस एंड एवरीथिंग विच इज नॉट सक्सेस इज एक्चुअली ए फेलियर, राइट। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हम लोग अपने तमाम पॉसिबल आउटकम्स को दो डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। पहली कैटेगरी इज सक्सेस एंड सेकंड कैटेगरी इज फेलियर, राइट। दिस इज द व्हाट यू कैन से फोर्थ प्रॉपर्टी ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। अच्छा, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर एक कॉन्सेप्ट होता है विच इज कॉल्ड मीन। मीन का फॉर्मूला होता है जी n इंटू पी, राइट। अच्छा, अब मीन होता क्या है इसको एक्सप्लेन करना और इसको समझना ये भी हम थोड़ा सा आगे चल के कहते हैं। सबसे पहले आप मीन का फॉर्मूला क्या है देख लें कि व्हाट इज एक्चुअली द मीन। इसके अलावा वेरिएंस का फॉर्मूला जो होता है, वेरिएंस इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई बाई p मल्टीप्लाई बाई q, राइट। अच्छा, और फिर जो स्टैंडर्ड डेविएशन होगी आपको पता है कि दैट इज द स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस, यानी कि दैट इज इक्वल टू n इंटू p इंटू q का स्क्वायर रूट, और q का हमें पता है कि q हमेशा 1 माइनस p करके आता है। तो ये कुछ बातें। अच्छा, मुझे सोच के बताएं कि मीन और वेरिएंस में से कौन सा नंबर हमेशा बड़ा होगा और कौन सा नंबर हमेशा छोटा होगा। देखें, मीन क्या है, मीन है n इंटू पी, और वेरिएंस क्या है n इंटू पी, और फिर उसको q से मल्टीप्लाई कर दिया, और q हमेशा 0 पॉइंट समथिंग में होगा, क्योंकि प्रोबेबिलिटी यानी कि p हमेशा 0 पॉइंट समथिंग होती है। फॉर एग्जांपल अगर प्रोबेबिलिटी 0.5 है सक्सेस की, तो फेलियर की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 0.5। फॉर एग्जांपल अगर सक्सेस की प्रोबेबिलिटी 0.8 है तो फेलियर की प्रोबेबिलिटी 0.2 है। तो जो q है वो हमेशा 0 पॉइंट समथिंग में आएगा, और अगर किसी नंबर को 0 पॉइंट समथिंग के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वो नंबर और छोटा हो जाता है। फॉर एग्जांपल 6 को मैंने 0.9 से मल्टीप्लाई किया तो कितना बन गया 5.46, छोटा हो गया। तो जब भी किसी नंबर को 0 पॉइंट समथिंग से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो नंबर मजीद छोटा हो जाता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि बाइनोमियल के अंदर मीन हमेशा बड़ा होता है वेरिएंस के, वेरिएंस से बड़ा होता है मीन। अच्छा, फर्ज करें कि मैं आपको कहूँ कि भाई साहब मीन जो है वो वेरिएंस के इक्वल है। मीन वेरिएंस के इक्वल कब हो सकता है, जब क्यू हमारा किसके इक्वल हो जाए, 1 के इक्वल हो जाए, राइट। सही है जी। तो Q 1 के इक्वल कब होता है, जब प्रोबेबिलिटी 0.00 यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस 0, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस अगर 0 हो जाए तो मीन वेरिएंस के इक्वल होता है, विच इज अ वेरी वेरी इम्पॉसिबल सॉर्ट ऑफ आउटकम, राइट। तो हम लोग हमेशा कहेंगे कि मीन जो होता है वो बड़ा होता है और वेरिएंस जो है वो उससे छोटा होता है, और इस एक रिलेशनशिप की मदद से हम लोग चीज़ें भी कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर वो आपसे कह दे कि जी मीन इतना है वेरिएंस इतना है तो Q कैलकुलेट करें, तो हम बहुत इजीली मीन से और वेरिएंस से Q कैलकुलेट कर सकते हैं, और उसके बाद P भी कैलकुलेट कर सकते हैं, देन हम स्टैंडर्ड डेविएशन भी कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। तो दिस कैन बी द प्रॉपर्टी नंबर 5 ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। अब मीन क्या होता है इसके ऊपर अभी हम लोग थोड़ी देर में डिस्कशन करेंगे। हम लोग आगे चलते हैं, देखते हैं एक और प्रॉपर्टी विच कैन बी प्रॉपर्टी नंबर 6। अच्छा देखें जनाब, हमने कहा था कि दो ही चीज़ें हो सकती हैं, कैन हो सकता है, एक p हो सकता है और एक q हो सकता है। अगर हम लोग इस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो p था हमारे पास 0.8 और q था 0.2, तो मैं ये कह सकता हूँ कि p वॉज एक्चुअली ग्रेटर देन q। तो हम लोग यहाँ से ये एक्सप्लेनेशन निकाल सकते हैं कि जब भी p q से बड़ा होगा तो जो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन बनेगी वो नेगेटिवली सिक्योर्ड होगी, नेगेटिवली सिक्योर्ड डिस्ट्रीब्यूशन होगी। इफ p इज ग्रेटर देन q यानी कि p q से बड़ा है तो डिस्ट्रीब्यूशन इज नेगेटिवली सिक्योर। अच्छा, p q से तब बड़ा हो सकता है जब p बड़ा हो 0.5 से, ठीक है जी, क्योंकि p 0.5 से बड़ा होगा यानी कि फर्ज करेंगे 0.51 होगा तो ही q इससे छोटा बनेगा। अगर p 0.50 है तो q भी 0.50 हो जाएगा, वो इसके इक्वल है। तो इस बात को लिखने का एक और तरीका है कि p शुड बी ग्रेटर देन 0.5, राइट। ठीक है जी। तो इस केस में जो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन बनेगी दैट विल बी नेगेटिवली सिक्योर्ड डिस्ट्रीब्यूशन, नेगेटिवली सिक्योर्ड डिस्ट्रीब्यूशन, या हम इसे कह सकते हैं कि दैट इज नेगेटिवली सिक्योर्ड प्रोबेबिलिटी कर्व, राइट। प्रोबेबिलिटी कर्व नेगेटिवली सिक्योर्ड बनेगी। सिमिलरली इसी कॉन्सेप्ट से हम लोग आगे चलते हैं। अगर हम बात करें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, या p इज इक्वल टू 0.5, या इस बात को लिखने का ये भी तरीका है कि q इज इक्वल टू 0.5, तो इस केस में जो डिस्ट्रीब्यूशन बनती है दैट इज सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है जी। तो आप किसी भी आउटकम को लेके, फॉर एग्जांपल अगर आप कहते हो कि जी मैंने 10 दफ़ा कॉइन टॉस किया है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 2 हेड्स अपीयर या 3 हेड्स अपीयर, या जो भी है, जब आप उसका प्रोबेबिलिटी टेबल बनाएंगे और उस प्रोबेबिलिटी टेबल को ड्रॉ करेंगे तो आपके पास एक सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन आएगी, सिमेट्रिकल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आएगी। देन देयर इज अनदर वे, इफ p इज लेस देन q यानी कि p q से छोटा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर ज्यादा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कम है। जैसे कि हम लोगों ने डाइस रोल करते वक्त 4 के आने की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट की थी बिल्कुल शुरू में, हमें पता था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज 1/4 एंड प्रोबेबिलिटी 1/6 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर इज 5/6, ठीक है जी। तो ये बनती है तकरीबन 16% और ये बनती है जनाब 84%, राइट। अच्छा, इस केस में जिसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि p इज लेस देन 0.5
या अल्टरनेटिवली हम लिख सकते हैं कि Q इज ग्रेटर देन 0.5। सही है, ये आपने तीनों तरीकों से याद रखना है। इसी तरह से जब मैं इसमें तीसरा तरीका बनाऊंगा, डेट इज Q इज इक्वल टू, मैं इसको रेड कलर के पेन से लिखता हूँ, Q इज लेस देन 0.5। तो ये तीन आउटकम्स हैं, ठीक है जी, और ये तीन आउटकम्स हैं। तो इसको लिखने के भी तीन तरीके हैं कि P इज लेस देन Q या P इज लेस देन 0.5 और Q इज इक्वल टू 0.5। इन तीनों केसेस में जो डिस्ट्रीब्यूशन बनेगी दैट विल बी पॉजिटिवली सिक्योर्ड डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। ये एक ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन होगी जो कि पॉजिटिवली सिक्योर्ड होगी, यानी कि मैं कह सकता हूँ कि जो यहाँ से ऐसे नीचे की तरफ जा रही होगी, राइट। सिमिलरली जो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होती है, अगर मैं इसको ड्रॉ करूँ तो दैट इज सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन विद द सेम बेल शेप कर्व, जिसमें दोनों तरफ सेम है, और जो नेगेटिवली सिक्योर्ड डिस्ट्रीब्यूशन होगी दैट इज कि वो नेगेटिव साइड पे सिक्योर्ड है और उसके बाद उसकी पीक पॉजिटिव साइड पे, राइट। अच्छा जनाब, हमें पता है कि जो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होती है इसमें मीन, मीडियन और मोड के दरमियान में क्या रिलेशन होता है? जी बिल्कुल ठीक है, मीन इज इक्वल टू मीडियन इज इक्वल टू मॉड। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का मीन, मीडियन और मॉड बिल्कुल सेम होता है अगर वो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। और जरा सोच के मुझे बताएं कि जो नेगेटिवली सिक्योर्ड डिस्ट्रीब्यूशन होती है उसमें मीन, मीडियन और मॉड के दरमियान में क्या रिलेशनशिप होता है? जी बिल्कुल, आपको याद है कि जो मॉड होता है वो सबसे बड़ा होता है नेगेटिवली सिक्योर्ड डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, राइट, ओके। और मीन जो होता है वो सबसे छोटा होता है, और मीडियन हमेशा इनके दरमियान में होता है। तो हम कह सकते हैं कि मॉड इज ग्रेटर देन मीडियन विच इज ग्रेटर देन मीन। तो नेगेटिवली सिक्योर्ड डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जो इनके दरमियान में जो रिलेशनशिप होता है तो वो मीन इज लेस देन मीडियन विच इज लेस देन मॉड। तो इस रिलेशनशिप को भी आपने याद रखना है, क्योंकि हो सकता है कि वो आपको कहे कि जनाब अगर पी क्यू से बड़ा है तो बताएंगे कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन है, तो हम कहेंगे दिस इज नेगेटिवली सिक्योर्ड डिस्ट्रीब्यूशन। अगर वो ये कहे कि जनाब नेगेटिवली एक डिस्ट्रीब्यूशन है जिसके अंदर मीन मीडियन से छोटा है और मीडियन मोड से छोटा है, तो हम कहेंगे यस दिस इज नेगेटिवली सिक्योर्ड डिस्ट्रीब्यूशन। तो एक एक नंबर के बड़े मजे के ये सवाल है जो यहाँ से बनाए जा सकते हैं। सिमिलरली पॉजिटिवली सिक्योर्ड डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आपको पता है कि मॉड सबसे छोटा होता है और मीन सबसे बड़ा होता है और इनके दरमियान में मीडियन होता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि मीन इज ग्रेटर देन मीडियन विच इज ग्रेटर देन मॉड। दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन द प्रॉपर्टीज ऑफ नेगेटिवली सिक्योर्ड डिस्ट्रीब्यूशन, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन एंड पॉजिटिवली सिक्योर्ड डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है जी। और ये कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन है? ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, ये भी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है और ये भी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। चलें जी, अगली वीडियो में हम लोग मीन के कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि प्रोबेबिलिटी के अंदर मीन का कॉन्सेप्ट क्या होता है और उसको हम किस तरह से यूज कर सकते हैं अपने आउटकम्स को कैलकुलेट करने के लिए, और फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चंस बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड होंगे। थैंक यू वेरी मच।